यह सभी को मालूम है कि जो 1 अगस्त 2024 को उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया, वह अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध में। हम देखते हैं कि हजारों वर्ष पहले हमारी अवस्था बहुत ही दयनीय थी। हम इंसान थे, पर हमारा जीवन पशु से भी बदतर था। इसके लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया, और आज हमें जो अच्छे दिन आए हैं, वह बाबा साहब के प्रयत्नों का फल है, परिश्रम का फल है। 1919, उस समय बाबा साहब की उम्र सिर्फ 28 वर्ष की रहती है, और इतनी कम उम्र में भी वह साउथ बरो कमीशन के सामने बम्बई में जाकर हमारे अधिकारों की मांग करते। 1927, महाड़ सत्याग्रह। आश्चर्य देखिए कितना है कि महाड़ के चौदार तालाब पर पशु जाकर पानी पी सकता था, परंतु हम वहाँ पानी नहीं पी सकते थे। इतने हम अधिकार विहीन थे। इसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया और हमें पानी पीने का अधिकार मिला। अंबा देवी मंदिर अमरावती का प्रसिद्ध और पुरातन मंदिर है। 13 नवंबर 1927 को बाबा साहब अंबा मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। तो आश्चर्य कितना है कि वहीं का मातंग समाज, शेड्यूल कास्ट मातंग समाज ने अंबा देवी पंच कमेटी को, मंदिर पंच कमेटी को एक सामूहिक निवेदन दिया था कि आप हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करेंगे, हम उसे सहन करेंगे। मराठी में कहे तो उन्होंने कहा था, आम्ही आपल्या पायरी नच राहू, हाँ, तुम्ही जैसे मनाल तसं वागो, तुम जो कहोगे उस अनुसार हम अपना व्यवहार करेंगे। कितने आश्चर्य की बात है। बाबा साहब अछूतों के, दलितों के जीवन उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे थे, और बाबा साहब के विरोध में ही शेड्यूल कास्ट के, मातक समाज के हो या चर्मकार समाज के लोग बाबा साहब के विरोध में, हमारे विरोधियों के साथ में, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज बड़े दुख के साथ कहा जाता है कि शेड्यूल कास्ट में चर्मकार जाति हो, मांग जाति हो, या फिर वाल्मीकि जाति और जातियाँ हो, वो कहते हैं, उनका दोषारोपण रहता है कि महाराष्ट्र में महारोग के लिए बाबा साहब ने सब कुछ किया, और उत्तर भारत में जाटवों के लिए अम्बेडकर ने किया। ये उनका दोषारोपण रहता है। बाबा साहब ने तो विद्या, शील और स्वाभिमान का ही हमको मूल मंत्र दिया था। हम बाबा साहब के नेतृत्व में उनके साथ में हो गए, और उन्होंने जो कहा उसका हम आचरण करने लगे, अनुसरण करने लगे, तो हम प्रगति पथ पर पहुंच गए। काश अगर ये लोग उस समय बाबा साहब के साथ जुड़े होते तो आज वो भी यानी प्रगति पथ पर रहते, परंतु उन्हें तो कर्मकांड, अंधविश्वास ये अच्छा लग रहा था। 1930-31 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज परिषद इंग्लैंड में होती है, और वहाँ बाबा साहब को अछूतों की, दलितों की समस्या रखने के लिए वहाँ आमंत्रित किया जाता है। 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित होता है, और हमको स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिलता है, पर गांधी ने उसका विरोध किया है। गांधी कहते हैं कि मुसलमानों को, ईसाइयों को, व्यापारियों को, इंग्लो इंडियन को, यूरोपियन को यदि स्वतंत्र
निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिलता है या मिला हुआ है तो मुझे कुछ आपत्ति नहीं है, पर मैं अछूतों को इस निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार के संबंध में मैं विरोध करता हूँ। आखिर 24 सितंबर 1932 को पुनः एक्ट होता है और बाबा साहब को कुछ पीछे हटकर और कुछ आगे बढ़कर ये समझौता करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1932 में आरक्षण का द्वार खुला होता है। 1931 में जाति जनगणना हुई है और उसके आधार पर 1935 में अछूतों के लिए और आदिवासियों के लिए एक सूची तैयार होती है। अछूतों के लिए जिनको कोई छू नहीं सकता, ये किसी को छू नहीं सकते, ऐसे अछूत। और तो इनकी जो सूची बनी, जो शेड्यूल बना, सूची शेड्यूल, इसलिए इस अछूत जाति को जो यानी सामाजिक विषमता के शिकार थे तो इन्हें शेड्यूल कास्ट की सूची में रखा गया। उनको अछूतों को शेड्यूल सूची में रखा गया और आदिवासी को वो भी शेड्यूल ट्राइब की सूची में रखा गया। इनका जो आधार था आर्थिक नहीं था विषमता का, इनका आधार तो सामाजिक और शैक्षणिक था। इनको जो आरक्षण की सुविधा की जो व्यवस्था हुई थी उनका आधार सामाजिक था, क्योंकि सामाजिक विषमता का ये शिकार थे। 9 जजों ने नौ जजों की बेंच ने पिछला निर्णय जो दिया था वो हमारे पक्ष में दिया था कि आरक्षण से वो सहमत थे, परंतु 1 अगस्त को 7 जजों में से 6 जजों ने आरक्षण के विरोध में निर्णय दिया। वो कैसा कि जो अछूत जाति है या जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में अब विभाजन किया जाएगा 1, 2, 3, 4। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब में भी विभाजन किया जाएगा। उनकी दलील ये थी कि जो अब उन्नत हो गए तो उनको अब यानी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। का प्रश्न उठता है कि वहीं पर 7वीं जज होती महिला जज बेला त्रिवेदी, इन्होंने अपना अलग से निर्णय लिखा है। उसमें वे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय कोई अधिकार ही नहीं है इस तरह का निर्णय देने का। राष्ट्रपति अगर इसमें कुछ बदलाव कर सकता है तो थोड़ा कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता। जबकि बेला त्रिवेदी कहती हैं कि ये संसद को अधिकार है किसको उस सूची में रखना, किसको जोड़ना, किसको निकालना, ये उनको अधिकार है। और रही जहाँ तक बात है क्रीमी लेयर की, ये तो सामाजिक समस्या है। क्रीमी लेयर तो उन पर लागू होगा ही नहीं। इससे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका जब 6 जज एक तरफ फैसला देते हैं और 1 जज दूसरी तरफ देता है, 9 बेंच वाला फेवर में देता है, 6 बेंच वाले विरोध में देते हैं, यानी ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में जिसकी मर्जी में जो आए वो निर्णय दे दे, उसको कोई चैलेंज नहीं है, उसको कोई यानी उसको कोई आक्षेप नहीं ले सकता। विभाजन की बात है, जो लोग हैं दूसरे, अगर बाबा साहब के कारण हम यानी उन्नति के शिखर पर पहुंच गए तो बाकी शेड्यूल कास्ट से भी हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो कहा वैसा अगर आप आचरण किए तो आप भी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएंगे। परंतु आप पुराना छोड़ना नहीं चाहते और इधर प्रगति भी चाहते हैं। रही बात जो 2, 3, 4 में या जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, मान के चलो उनको अलग से आरक्षण दे दिया गया, और आरक्षण देने के बाद में जब अगर परीक्षा की बात आती है, इंटरव्यू की बात आती है, उस समय ये अगर उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए या उतने अंक मिला नहीं पाए, तब तो उनकी जो है उनका अपॉइंटमेंट हो गया, उनकी नियुक्ति नहीं होंगी।
फिर दूसरा चांस, फिर वही सीट के लिए फिर विज्ञापन निकलेगा, फिर दूसरी बार भरे, और दूसरी बार भरने के बाद में यदि दूसरी बार भी वो सिलेक्ट नहीं हुई है, वो उनका चयन नहीं हुआ, और तीसरी बार भी अगर ऐसा ही हुआ, तो 30 बार के बाद में एक ऐसा नियम है कि जो 3 बार यानी वो क्वालिफाई नहीं करता है, तो वो जो सीटें हैं, वो सीटें यानी जनरल में चल देती है, उसमें फिर जनरल के लोग भरेंगे। तो बात ये हुई, ये कहावत है हिंदी में, तो को न मुको, बस चूल्हे में झोंको, यानी दूसरे अछूत भाइयों को भी ना मिले और हमको भी ना मिले, और वो हिस्सा किसको मिल जाए, तो जो स्वर्ण है, जो यानी पहले से ही यानी आगे पहुँचे हुए हैं सरकार दरबार में, जिनकी सब उपस्थिति है, तो उनको मिल जाए। दरअसल आरक्षण ये वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रतिनिधित्व है उस समाज का। आरक्षण तो एक नाम है, क्योंकि जब तक के यानी भाई सरकार में हो गया, विभाग में हो गया, जब तक ये लोग नहीं रहेंगे तब तक के ये पहुँचेंगे नहीं, तब तक के वो इनका कोई हित नहीं साध सकता। हम देख लेते हैं कि जो कहते हैं कि भाई ये यानी उन्नत हो गए, इनका यानी स्टेटस बढ़ गया, इनका दर्जा बढ़ गया, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो यानी स्वर्ण लोग हैं उनसे, अरे भाई ये राष्ट्रपति तो देश के प्रथम नागरिक हैं। जब वो राजस्थान गए थे रामनाथ कोविंद, तो उनके जाति के कारण आपने उनको मंदिर में नहीं जाने दी। तो हम लोगों की तो बात बहुत दूर है। रही बात बाबू जगजीवन राम ने वाराणसी में डॉक्टर संपूर्णानंद के पुतले का उद्घाटन किया था, परंतु जब वहाँ से कार्यक्रम निपटा करके बाबू जगजीवन राम दिल्ली चल दिए, तो कट्टरपंथियों ने, पोंगापंथियों ने उस संपूर्णानंद की मूर्ति को दूध से धोया है, गंगा जल से धोया है, और उसको स्वच्छ किया है। और एक उदाहरण मुझे याद आता है कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट में भर्तृहरि राम एक जज थे। जब उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह आया, तो वहाँ पर जनेऊधारी भिक्षु आया, जज आया, और उसने उस कुर्सी को और उस टेबल को गंगा जल से धोया है। ये जब बात भर्तृहरि राम तक पहुँची, तो उन्होंने पत्रकार परिषद ली और यहाँ पर वो चीज़ बताया कि भाई जुडिशरी में, न्यायपालिका में इस तरह का जाति भेद है। तो देखिए, भर्तृहरि राम को डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया नौकरी से, और जिसने उस कुर्सी और बेंच टेबल को गंगा जल से धोया था, उसको प्रमोशन मिल गया। ये हमारी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ की ये बड़ी चिंताजनक अवस्था है। रही बात अभी ओबीसी को अगर देखा जाए तो 52% है ओबीसी, 15% अछूत है, और 7.5% आदिवासी है, और 10% आर्थिक जो रूप से जो कमजोर है वो ऐसे, ये ऐसे 85% हो जाते हैं। ये 85% होते हैं, पर 85% कभी भरा नहीं जाता है। 52% ओबीसी है और इनको 27 ही मिलता है, और वो 27 भी नहीं मिलता। रही बात जो 15% है, हम 50 ही लेते हैं। 49.5% अभी रिजर्वेशन लागू है, और ये 50% जो बचे हैं, ये भी ये 15% जो बचे हैं, ये 50% का लाभ ले रहे हैं, और 85% तो मिलता ही नहीं, तो ये इसमें से भी और लाभ ले रहे हैं। तो ये वास्तविक स्थिति है। रही बात जुडिशरी में, जजों में तो आरक्षण नहीं है, परंतु उसमें जो प्रशासन विभाग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है, उसमें तो ये है आरक्षण, पर वो भी आरक्षण फुलफिल नहीं होता, पूरा नहीं हो पाता। तो जब यानी जिस न्याय व्यवस्था के ऊपर में सबको न्याय देने की
जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो उनके विभाग में ये आरक्षण पूरा नहीं हो रहा है तो दूसरे इनकी क्या कहे। सरकार सरकारी क्षेत्र को बेच रही है, प्राइवेट कर रही है, यानी आरक्षण अपने आप वैसे ही खत्म हो रहा है। अब एक नया हथियार और सामने आ गया है, लिटरल एंट्री, यानी 45 लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोई IAS ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचता है तो कम से कम उसको 16 साल लगते हैं। तो यहाँ तो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर, इनके 45 पद विज्ञापन से भरे जाएंगे, ऐसा विज्ञापन निकला है। तो बताइए हम लोगों को वहाँ कहाँ प्रवेश है। यानी ये सब, यानी जिस तरह भी हो, सब आरक्षण को ख़त्म करने की ये एक रणनीति है, यही कहना पड़ेगा। बाबा साहब ने ये ज़रूर कहा है, आप जाते जाए अंत में मुझे बाबा साहब के शब्द याद आते हैं कि हमको जो कुछ मिला है, बाबा साहब कहते तुमको जो कुछ मिला है ये संघर्ष करके ही मिला है, और जो कुछ मिला है इसको अगर टिका के रखना है तो तुमको संघर्ष ही करना पड़ेगा। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। है बहुत अंधियारा, अब तो सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो इस देश का माहौल बदलना चाहिए। छीनता है हक तुम्हारा, गर कोई उस वक्त तो तब आंखों से आंसू नहीं सोले निकलना चाहिए, तब आंखों से आंसू नहीं सोले निकलना चाहिए। जय भीम, जय जय संविधान।